हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस वाई दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। तो अपना जो सेशन चल रहा था ज्योग्राफी के पीवाई क्यूज, वो भी अपन लोग डिस्कस कर रहे थे यूनिट वाइज, ठीक है। और इसमें अपना जो टॉपिक है चट्टानों के प्रकार और उनकी विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, उसी को अपन लोग आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का अपन लोगों को चयन करना है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है फेल्सिक चट्टानों का रंग हल्का होता है, ठीक है। दूसरे में दिया गया है कि एक बैथोलिथ का तल दृश्यमान होता है। ग्रेनाइट एवं रायोलाइट मैफिक चट्टानें हैं। तो यहाँ पे अपन लोग को क्या करना है, कौन सा सही है ये बताना है, कौन सा गलत है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि जो फेल्सिक चट्टानें होती हैं इनका जो कलर होता है वो हल्का होता है, ठीक है। तो इसका ये ए ऑप्शन तो सही कह रहा है कि इनका कलर कैसा होता है, हल्का होता है, ठीक है, ए करेक्ट है। अब बात यहाँ पे ये बी वाला पढ़ें तो बी वाला कह रहा है कि जो बैथोलिथ है इसका तल दृश्यमान होता है। जो आपकी चट्टानें हैं बैथोलिथ, लेकोलिथ और जो फेकोलिथ हैं, ये सभी जो चट्टानें पाई जाती हैं वो पृथ्वी के नीचे वाले पार्ट में पाई जाती हैं, यानी कि नीचे बनती हैं। जो अपनी स्थलमंडल होता है उसके ऊपर ये वाली चट्टानें नहीं बनती हैं, तो ये दृश्यमान नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ग्रेनाइट और रायोलाइट ये मैफिक चट्टानें बता रहा है, तो ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चट्टानें कैसी होती हैं, ये जो मैफिक चट्टानें नहीं होती हैं, ये चट्टानें फेल्सिक चट्टानें होती हैं। तो यानी कि आपका बी और सी दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ए हो जाएगा, केवल ए सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। फेल्सिक चट्टानों में सिलिका प्रधान खनिज क्वार्टज तथा फेल्सपार की अधिकता होती है। इन चट्टानों का रंग हल्का होता है। ग्रेनाइट, रायोलाइट, पिचस्टोन, प्यूमिस ये सभी चट्टानें कैसी हैं, फेल्सिक चट्टानें हैं। बैथोलिथ गुम्बद के आकार के होते हैं। इनका आधार तल अत्यधिक गहराई में होता है, इसलिए इनका तल कैसा होता है, देखा नहीं जा सकता। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, क्योंकि केवल ए गलत है, ए सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे ज्वालामुखी राख के संगठित होने से निर्मित चट्टानें कहलाती हैं सिल, स्कोरिया, टफ या फिर ज्वालामुखी चट्टान। तो जो राख से चट्टानें बनती हैं, राख के भी इकट्ठा होने से जो चट्टानें बनती हैं उनको क्या बोला जाता है, तो ये जो राख से चट्टानें बनती हैं इनको टफ बोला जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को आंसर आ रहा है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर डाल के करते जाइएगा आंसर सॉल्व। देखिए जो टफ होते हैं ये कैसे बनते हैं, जब आपके धूल और राख इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद जो चट्टानें बनती हैं उसको क्या बोला जाता है, क्या टफ बोला जाता है। टफ कैसी है, एक ज्वालामुखी आकृति है। सिल क्या होता है इसको भी देख लीजिए। जब लावा अवसादी चट्टानों की परतों में प्रवेश कर समांतर परतों के रूप में जम जाता है, इस तरीके से ये जम जाता है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे जमता है ये, तो उसे सिल कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के निकलने लावा के धरातल पर पहुंचकर ठंडा होने से निर्मित चट्टानों को ज्वालामुखी चट्टान कहते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि ज्वालामुखी चट्टान किसको कहा जाता है, जब जो लावा है बाहर निकलता है, बाहर निकलता है तो वो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म के बाद में वो जमने लगता है तो वो ठंडा होकर के जमता है, और जो भी आकृति बनती हैं उसको अपन लोग ज्वालामुखी चट्टान बोलते हैं, ठीक है। अवसादी चट्टानें अत्यंत से प्राप्त की जाती हैं, कहाँ से की जाती हैं, पृथ्वी की गतिविधियों से, समुद्री निक्षेप से, रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय से या फिर आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से। कहाँ से प्राप्त की जाती हैं अवसादी चट्टानें, तो ये आपका ऑप्शन जो सही होगा, अगर आप लोगों को आ रहा है तो इसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जो आपकी अवसादी चट्टानें हैं ये आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त की जाती हैं, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। अवसादी चट्टानें आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त की जाती हैं, और जो अवसादी चट्टानों में अवसादों के विभिन्न परतें पाई जाती हैं। इन चट्टानों में जीवावशेष पाए जाते हैं। जो ध्यान रखिएगा, जो आपकी ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें होती है, इनमें जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं। धरातल का 75% भाग है जो कि अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। चलिए आगे बढ़िए। 75% भाग है जो कि अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। चलिए आगे बढ़िए। 75% भाग है जो कि अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। चलिए आगे बढ़िए। 75% भाग है जो कि अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। चलिए आगे बढ़िए।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, दिए गए विकल्प में से कौन सा सही है। चलिए विकल्प पढ़िए यहाँ पे। पहला दिया गया है कि वितलीय सेल अंतर्भेदी प्रकार के आग्नेय सेल हैं। दूसरा है यहाँ पे, यह बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है क्योंकि आसपास के सेल मैग्मा के अंतर्भेदन के चारों ओर रोधन के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे इसका कौन सा सही होगा वो आप लोगों को चयन करना है। ठीक है, ए में दिया गया है कि दोनों गलत हैं, बी में दिया गया है दोनों सही हैं, सी में दिया गया है कि पहला गलत है और दूसरा सही है, डी में दिया गया है कि पहला सही है दूसरा गलत है। चलिए तो देख लीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि जो वितलीय सेल होते हैं अंतर्भेदी प्रकार के आग्नेय सेल होते हैं, बिल्कुल ये सही कह रहा है, ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि यह बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है क्योंकि आसपास के सेल मैग्मा के अंतर्भेदन के चारों ओर रोधन के रूप में कार्य करते रहते हैं। तो ये भी सही होगा कि जो अंतर्भेदी चट्टानों में जो सेल पाया जाता है वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से और भी सेल मैग्मा के रूप में आते रहते हैं तो वो उनको पिघलाता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही सही हैं, यानी कि आप लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, देख लीजिए इसकी भी व्याख्या। पातालीय यानी कि प्लूटोनिक इग्निशियस प्रकार की आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई में होता है। चूँकि इनका ठंडा होना, जमाव, ठोस होना अधिक गहराई में होता है जहाँ पर तापमान अधिक होता है, अतः इनके ठंडा होने की गति मंद होती है। इस कारण इनमें रवे अधिक पड़ जाते हैं और बड़े बड़े इनके पत्थर पाए जाते हैं। ग्रेनाइट नामक आग्नेय जो सेल है ये पाताली सेल का ही उदाहरण माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जो आपके पृथ्वी वाला पार्ट है उसके नीचे का जो टेम्परेचर है जो अपना ऊपर का है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है, अंदर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसीलिए क्या होता है बहुत देर में ही ठंडा होता है। ठंडा देर में होता है तो इसमें क्या है, जैसे गुठले पड़ते हैं ना, इसी तरीके से इसमें भी मोटे मोटे चट्टान बन जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है वही चुनना है अपन लोगों को। पहले में दिया गया है सेल जो ऊष्मा और दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं उनको कायांतरित सेलों के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन हो गया आप लोगों का। ठीक है, दूसरे में कह रहा है कि स्लेट एक तरह का कायांतरित सेल है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा उसमें आप लोग कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को आ रहा है। ये वाले क्वेश्चन इजी होते हैं अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे इनको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, दोनों कथन गलत हैं। दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि दोनों सही हैं, और सी में यहाँ पे पहला गलत दिया गया है, दूसरा यहाँ पे सही दिया गया है, और डी ऑप्शन में आपका पहला सही और दूसरा गलत हो जाएगा। तो चलिए अब इनको ध्यान से देखिए कि जो सेल हैं जो ऊष्मा और दाब के कारण में परिवर्तित होते हैं। जब चट्टान होती है कोई भी, उस पर आप लोग प्रेशर लगाते हैं और उस पर हीट देते हैं तो उनका क्या होता है, रूप परिवर्तन होता है, वही बात ये करता है। तो उनको क्या कहता है, कायांतरित सेल के रूप में जाना जाता है या फिर रूपांतरित सेल के रूप में जाना जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि स्लेट एक तरह का कायांतरित सेल है, तो ये भी आप लोग सही है कि जो स्लेट है, स्लेट किसका रूप परिवर्तन हुआ था, सेल का रूप परिवर्तन होता है तो आप लोगों का स्लेट बन जाता है। तो ये कैसा हो जाएगा, रूपांतरित या फिर आपका कायांतरित सेल हो जाएगा। ए और बी दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। यहाँ पे व्याख्या क्या, किन किन का रूप परिवर्तन होके क्या क्या चेंज होता है, ये आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा कि इसी जो आपके इतने सेशन चलेंगे उनमें ही कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ताप, दबाव, रासायनिक क्रिया आदि के प्रभाव से आग्नेय और परतदार चट्टानों का रूप परिवर्तन हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, रूपांतरित चट्टान बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चट्टान दी गई हैं और उनका रूपांतरित रूप दिया गया है। बालू का पत्थर होता है, उसका जब रूपांतरण होता है तो क्वार्टजाइट बनता है। चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। सेल से स्लेट बनता है। स्लेट का फिर से रूपांतरण होता है तो शिस्ट बन जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर से शिस्ट का भी रूपांतरण होता है तो आपका फाइलाइट बनता है। तो इन 2-3 को आप लोग थोड़ा ज़्यादा याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित चट्टानों में से किसमें क्रिस्टलीकरण होता है, किसमें होता है, कॉन्ग्लोमरेट में,
सेल में, चूना पत्थर में या फिर बेसाल्ट में। तो बताइए किस में होता है क्रिस्टलीकरण। यहाँ पे आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेसाल्ट में क्या होता है, क्रिस्टलीकरण होता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या इधर दी गई है। बेसाल्ट बारीक कणों वाली काली आग्नेय सेल है जिसका जमाव धरातल के ऊपर ज्वालामुखी के उद्गार के समय हुआ था, इसलिए इसे ज्वालामुखी सेल भी कहते हैं। ठीक है, बेसाल्ट दरारी उद्भेदन द्वारा एक बड़े क्षेत्र में चादर के रूप में बिछी सैकड़ों किलोमीटर तक पाई जाती है, जैसे आइसलैंड और भारत के दक्कन पठार में बेसाल्ट चट्टान में बहुभुज आकृति पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान क्रेटन से संबंध है। क्रेटन से कौन सी है, ग्रेनाइट है आपका, संगुटिकास्म है, स्लेट है या फिर फाइलाइट है। तो कौन सी आपकी जो क्रेटन से संबंधित हो जाएगी, ये आप लोगों की ग्रेनाइट हो जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए। ग्रेनाइट जो है, जो चट्टान किससे संबंधित है, क्रेटन से संबंधित है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। क्रेटन शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था 1921 में ऑस्ट्रेलियाई भूविज्ञानी थे, नाम था इनका कोबर। इन्होंने ही सबसे पहले शब्द दिया था क्रेटोजन, इसके रूप में इसको प्रस्तावित किया था, जिसमें स्थित महाद्वीपों का जिक्र किया था। जो महाद्वीप स्थित हैं उसको उन्होंने क्रेटन यानी क्रेटोजन बोला था। क्रेटन प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से बने होते हैं। इसके अंतर्गत ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानें आती हैं। ठीक है, दोनों चट्टानों को याद रखिएगा। क्रेटन के संबंध में कौन कौन सी चट्टानें आती हैं, एक तो आपकी ग्रेनाइट आती है, दूसरी आपकी बेसाल्ट आती है। आगे बढ़िए। अम्लीय मैग्मा में सिलिका का परसेंट कितना होता है, कम होता है, मध्यम होता है, उच्च होता है या फिर नगण्य होता है। तो बताइए कितना होता है। तो जो आपकी अम्लीय मैग्मा होती है उसमें सिलिका का परसेंटेज जो होता है वो हाई होता है, यानी कि उच्च होता है। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। मैग्मा ये चिपचिपा होता है। देखिए, जो अम्लीय लावा होता है इसमें सिलिका का परसेंट उच्च होता है। अम्लीय लावा काफ़ी गाढ़ा चिपचिपा होता है, तो यह धरातल पर निकलने के पश्चात तेजी से ठंडा होकर जम जाता है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे अपन लोगों को सुमेलित करना है। चलिए, अम्लीय लावा दिया गया है, पैठिक लावा दिया गया है, पहो लावा दिया गया है एवं आ लावा दिया गया है। तो यहाँ पे क्या इसका सही होगा वो अपन लोगों को लगाना है, किस किस का परसेंटेज किस में हाई होता है। तो अभी अपन लोगों ने अम्लीय लावा पढ़ा था, इसमें सिलिका का निम्न परसेंट तो नहीं होना चाहिए, उच्च होना चाहिए था। अच्छा, कौन सा युग्म सुमेलित है पूछा गया है। ठीक है, ठीक है। अम्लीय लावा में मैग्नीशियम का हाई परसेंटेज होता है, पैठिक लावा में सिलिका का निम्न परसेंटेज होता है, पाहो लावा में अत्यधिक लसदार होता है, आ लावा में उच्च प्रवाहिता होती है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सही है, वो आप लोगों का पैठिक लावा हो जाएगा। इसमें सिलिका का परसेंटेज जो होता है वो निम्न होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। अम्ल प्रधान या फिर एसिड लावा का रंग जो होता है वो पीला होता है, भार इसका हल्का होता है, द्रव रूप में अत्यधिक गाढ़ा होता है, जो कि ऊंचे ताप पर पिघलता है। पैठिक लावा या फिर आपका बेसिक लावा का रंग गहरा काला होता है, भार अधिक होता है, द्रव रूप में पतला होता है। सिलिका की मात्रा यहाँ पे कम होती है, तो लावा क्या होता है, अधिक दूर तक फैलने के बाद में जमता है। चलिए आगे बढ़िए। मोहो की कठोरता, एक मिनट, मोहो की कठोरता को स्केल के अनुसार निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। कैल्साइट है, एपेटाइट है, क्वार्ट्ज है या फिर कोरंडम है। क्या इसका आंसर होगा, आप लोग बताइए कौन सा पदार्थ सबसे कठोर यहाँ पे होगा। तो वो आप लोगों का कोरंडम हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि सबसे कठोर पदार्थ है इन चारों में। ठीक है, चलिए देख लीजिए इनकी कठोरता के आधार पर यहाँ पे ये लिस्ट दी गई है, खनिज दिए गए हैं, इनका कठोरता दी गई है। पहले नंबर पर आपका टेल्का आता है, फिर जिप्सम हो जाएगा, कैल्साइट हो जाएगा, फ्लोराइट हो जाएगा, एपेटाइट हो जाएगा, आर्थोक्लेज हो जाएगा, क्वार्टज है, उसके बाद में टोपाज हो जाएगा, टोपाज की 8 है, और इसके बाद में आपका कोरंडम हो जाएगा, और सबसे हार्ड में आप लोगों का हीरा आ जाएगा। ठीक है,
जो कोरंडम है 9th नंबर पर है। ये किसके अनुसार है? मोह कठोरता के आधार पर दिया गया है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चट्टानों में खनिज तल या फिर परतों में होते हैं कायांतरित, आग्नेय और कायांतरित, आग्नेय या फिर अपसादी। तो जो चट्टानों में खनिज तल और परतों में जो होते हैं वो आप लोगों के कैसे होते हैं? अपसादी होते हैं। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। अपसादी चट्टानों में खनिज तल या फिर परतों में पाए जाते हैं। अपसादी चट्टानों का वर्गीकरण किया गया है, उन वर्गीकरण को देख लीजिए। यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित या फिर विखंडित पदार्थों से निर्मित जो चट्टान होती हैं, पवन के द्वारा जो निर्मित मैदान होते हैं उनको लोयस बोला जाता है। हिमानी के द्वारा बने हुए बोल्डर एवं किले कहा जाता है। जल के द्वारा निर्मित को बालू का पत्थर, गुलास्म, चीका मिट्टी, सेल, ये सभी कैसे हैं? अपसादी चट्टानें हैं। जैविक तत्वों द्वारा निर्मित कौन कौन से होते हैं उनको देख लीजिए। जीव जंतुओं के द्वारा निर्मित कुछ चूना पत्थर होते हैं जो कि प्रवाल के द्वारा बनाए जाते हैं। वनस्पतियों के द्वारा निर्मित आपके पीट होते हैं, कोयला होता है, लिग्नाइट होता है। ये कैसे बनता है? जब ये पृथ्वी के अंदर ये जमते हैं, बार बार इनके ऊपर में इनको हीट मिलती है तो ये क्या बनते हैं? कोयला बनता है। ये सभी कोयले के प्रकार हैं। यांत्रिकी रूप से निर्मित बालूकास्म होता है, पिंडशिला होता है, सेल होता है, बिमृदा। ठीक है। कार्बनिक रूप से निर्मित खड़िया बनता है, गीजराइट बनता है, चूना पत्थर बनता है, कोयला बनता है। ये सभी किस रूप से बनते हैं? कार्बनिक रूप से। तो ये भी आप लोगों से कभी कभार मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। रासायनिक रूप से निर्मित अपसादी चट्टानें होती हैं, नमक की चट्टान, सुरंग प्रस्तर होता है, पोटास होता है, हेलाइट है। ये सभी रासायनिक रूप से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। कोयले और तेल का उत्पादन करने वाली कार्बन युक्त चट्टानें नामक चट्टानों की श्रेणी से संबंधित है। रूपांतरित, अपसादी, अजैविक या फिर आग्नेय। कौन सी चट्टानें हो जाएंगी जो कि आप लोगों की कार्बन युक्त चट्टानें हैं? ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होगा वो अपसादी हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कैसी हो जाएंगी? कार्बन युक्त चट्टानें हो जाएंगी। इसकी भी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या से आप लोगों का क्या है? टॉपिक कंप्लीट होता जाता है। इतनी व्याख्या इसमें तरह तरह की मिल जाएंगी आपको एक ही चीज़ की, तो आपको फिर शायद ही कुछ और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन बार बार यहीं से रिपीट होते हैं। कोयले और तेल का उत्पादन करने वाली कार्बन युक्त चट्टानें अवसादी चट्टानों की श्रेणी से संबंधित हैं। अवसादी चट्टानें वे चट्टानें हैं जिनका निर्माण विखंडित ठोस पदार्थ, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के जमाव से होता है। अवसादी चट्टानों में अवसादों की विभिन्न परतें पाई जाती हैं। इन चट्टानों में जीवावशेष पाए जाते हैं। धरातल का 75% भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है एवं शेष 25% भाग है वो के आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से आवृत है। ठीक है, आगे बढ़िए। ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा कहलाता है क्या? डाइक, सिल, लोपोलिथ या फिर बैथोलिथ। कौन सा ये ठोस होता है, संधियों में घुस जाता है? ये कौन सा मैग्मा होता है? इसका नाम क्या होता है? ये पूछा गया है। तो इसको अपन लोग डाइक बोलते हैं। इस तरीके से इसकी आकृति बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से संधियों में जो आपकी दरारें होती हैं इसमें ये एंटर कर जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होगा वो ए हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए इसकी। ये तो अपन लोगों ने पढ़ ही लिया। डाइक में मैग्मा का जमाव जो होता है परतों के रूप में लंबवत होता है। जब लावा का जमाव चट्टानों की दो परतों के बीच में होता है तो सिल का निर्माण होता है और यह प्राय चट्टानों की परतों के समानांतर होता जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन बालू पत्थर के रूपांतरण से निर्मित है? तो अभी अपन लोगों ने पढ़ा हुआ था बालू का पत्थर का रूप परिवर्तन होगा तो कौन सी चट्टानें बनेंगी? तो आप लोगों की क्वार्टजाइट बनती है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, फिर से वही चट्टानें दी गई हैं, एक बार और फटाफट से देख लीजिए। ग्रेनाइट, ये आग्नेय चट्टानें हैं। ग्रेनाइट से नीस बनता है, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट एवं सिस्ट बनता है। अवसादी चट्टानों में बालू का पत्थर या फिर सैंडस्टोन, इससे आपका क्वार्टजाइट बनता है। चूना पत्थर से संगमरमर, सेल से स्लेट बनता है। कोयला से आपका ग्रेफाइट यानी कि हीरा बनता है। कायांतरित चट्टानों में स्लेट से बनता है सिस्ट और सिस्ट से फाइलाइट। चलिए आगे बढ़िए।
ये आ गई आप लोगों की चट्टानें। अब इनको फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए बिना देखे, ठीक है। बेसाल्ट दी गई है, ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है एवं स्लेट है। तो बेसाल्ट का रूप परिवर्तन हुआ तो कौन सी चट्टान बनेगी, फटाफट से आंसर कीजिए। कौन सी चट्टान बनेगी, फटाफट से आंसर कीजिए आप लोग। तो जब आपकी बेसाल्ट होगी तो बेसाल्ट से आपका कौन सी चट्टान बनती है, ये आप लोगों की सिस्ट हो जाएगी, ठीक है। ग्रेनाइट से चट्टान कौन सी बनेगी, नीस बनेगी। सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बन जाएगी। सेल से आपकी स्लेट बन जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का डी करेक्ट हो रहा है, ठीक है। डी करेक्ट है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़िए। फिर से आप लोगों का वही दिया गया है। कौन सा मिलान सही नहीं है, स्लेट से यहाँ पे बलुआ का पत्थर बता रहा है, सिस्ट से सेल बता रहा है, संगमरमर से चूना पत्थर बता रहा है, क्वार्टजाइट से बलुआ पत्थर बता रहा है। तो यहाँ पे बताइए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे स्लेट है जो कि बलुआ पत्थर से बता रहा है, तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। स्लेट से क्या बनता है, फटाफट से आंसर कीजिए। स्लेट से आप लोगों का सिस्ट बनेगा, या फिर यहाँ पे उल्टा चल रहा है, स्लेट से यहाँ पे सेल बनेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित चट्टानों में से कौन रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है। संगमरमर है, शिस्ट है, नीस है एवं ग्रेनाइट है। तो यहाँ पे कौन सी प्राथमिक चट्टान हो जाएगी, वो आप लोगों की ग्रेनाइट हो जाएगी। ग्रेनाइट कैसी है, ये रूपांतरित चट्टान नहीं है, ये आपकी आग्नेय चट्टान है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए देखिए, इसकी विशेषता दी गई है। जो ग्रेनाइट चट्टान होती है इसके क्या क्या विशेषता होती है। ये चट्टान रबेदार होती हैं। ये चट्टान अत्यधिक कठोर होती हैं। इन चट्टानों में परतों का अभाव पाया जाता है और इनका निर्माण जीव जंतुओं और वनस्पतियों के द्वारा नहीं होता, यानी कि इन चट्टानों में जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची दी गई है, देख लीजिए। यहाँ पे पहले बैथोलिथ दिया गया है, कॉन्ग्लोमरेट दिया गया है, यहाँ पे बालू का स्तूप एवं परमाफ्रस्ट दिया गया है जो कि बर्फीला क्षेत्र होता है। ऊपर दो ऑप्शन और दिए गए हैं, इनको भी देखिए। बरखान दिया गया है और आपके पिंगो दिया गया है, आग्नेय चट्टान और अपसादी चट्टान, ठीक है। तो देखिए ऊपर आपकी यहाँ पे लिख दे रही हूँ, बैथोलिथ दिया गया था, बैथोलिथ, और यहाँ पे आप लोगों का बालू का स्तूप दिया गया था, ठीक है। बालू स्तूप लिख दे रही हूँ। और यहाँ पे आप लोगों का दूसरे नंबर पर दिया गया था कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट, और दूसरे नंबर पर आपका परमाफ्रस्ट दिया गया था, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो बैथोलिथ है, बैथोलिथ क्या हो जाएगी, आप लोगों की एक आग्नेय चट्टान होगी, यानी कि तीसरा हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए। कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट आप लोगों की अपसादी चट्टानें होती हैं, तो यहाँ पे आप लोग फोर्थ लिख लीजिए। इसके बाद में आप लोगों के जो बरखान होता है, बरखान यानी कि ये बात कर रहा है बालू के स्तूप की, तो यहाँ पे आप पहला लिख लीजिए। और यहाँ पे पिंगो है, पिंगो क्या हो जाएगा, ये परमाफ्रस्ट एक स्थायी बर्फीला क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन जो आपका सही होगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, बैथोलिथ आप लोगों की आग्नेय चट्टानें हो जाएगी, कॉन्ग्लोमरेट अपसादी चट्टान हो जाएगी, बरखान बालू का स्तूप हो जाएगा, पिंगो यानी कि परमाफ्रस्ट बर्फीला क्षेत्र हो जाएगा। आगे बढ़िए। चट्टानों के निर्माण के दौरान अपनाया जाने वाला सही क्रम क्या होगा। पहले यहाँ पे कायांतरित चट्टान बन रही है, लावा बन रहा है, आग्नेय चट्टान बन रही है, वो अवसादी चट्टान बन रही है। तो अब इनका अपन लोगों को क्या करना है, क्रम बनाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, लावा निकलता है, ठीक है। क्या होता है, लावा निकलता है। उसके बाद में वो ठोस होता है, ठोस होने के बाद में जमता है, तो चट्टान आप लोगों की आग्नेय बनती है। आग्नेय की चट्टान में उसमें अवसादी चट्टान पैदा होती है, यानी कि फोर्थ हो जाएगा। सबसे एंड में आप लोगों का कायांतरित चट्टान होती है। तो यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़िए। इसकी व्याख्या कुछ ज़्यादा नहीं है तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। ग्रेनाइट के पत्थर, कीचड़ की गुफाएं और लावा की गुफाएं किस प्रकार की कष्ट भूमि के उदाहरण हैं? अंतः पर्तीय कष्ट की, स्यूडो कष्ट की, केजल कष्ट की या फिर अंतर पर्तीय कष्ट की? किसका उदाहरण हो जाएंगी? जो आपके ग्रेनाइट के पत्थर हैं, कीचड़ की गुफाएं हैं, लावा की गुफाएं हैं, तो ये आप लोगों की स्यूडो कष्ट का उदाहरण हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। आग्नेय और कायांतरित शैलों में खनिजों की कम मात्राओं और अधिक मात्राओं को क्रमशः कहते हैं, क्या कहते हैं? तल एवं छिद्र, छिद्र एवं परतें, परतें एवं तल, परतें और छिद्र। तो इनको क्या बोला जाता है बताइए आप लोग? आग्नेय और कायांतरित शैलों में खनिजों की कम मात्राओं और अधिक मात्राओं को, तो यहाँ पे कहा जाता है परतें और तल कहा जाता है। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सेलों की सही परतों को ढीला होने और उतरने के कारण उनका अवखंडन क्या कहलाता है? ब्लॉक अवखंडन, अपघर्षण, अपपर्पण या फिर जलयोजन, क्या कहलाता है? बताइए, आंसर कीजिए फटाफट से। तो जो सेलों की सतही परतों को ढीला होने और उतरने के कारण उनका जो अवखंडन होता है उनको अपपर्पण कहा जाता है। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन अपपर्पण या फिर इसको एक्सफोलिएशन भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़िए, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा रोड़ी के लिए सही है? यह बेहद अस्थिर है और इसमें ढीले कोणीय ब्लॉक होते हैं, या फिर यह चट्टान निर्माण एक उत्पाद है, यह अपक्षय प्रक्रिया से अप्रभावित रहता है, या फिर यह पृथ्वी केंद्र की तरफ में स्थित है? क्या इसका आंसर होगा? बताइए फटाफट से, क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो ये क्या होता है? यह बेहद अस्थिर होता है और इसमें ढीले कोणीय ब्लॉक होते हैं। ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चट्टानों का वर्गीकरण किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? एक मिनट, हाँ। उनके रासायनिक संरचना, बनावट और निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा, केवल उनके रासायनिक बनावट के द्वारा, केवल उनके बनावट के द्वारा, या फिर केवल उनके प्रक्रिया के निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा? तो जो चट्टान है इनका वर्गीकरण किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो यहाँ पे आप लोगों का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उनकी रासायनिक संरचना भी देखते हैं, बनावट भी देखते हैं और उनके निर्माण की प्रक्रिया ही देखते हैं। ठीक है, तीनों इसमें शामिल हो जाएंगे। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा एक सेल का निर्माण करने वाला खनिज नहीं है? क्वार्ट्ज है, फेल्ड्स्पार है, माइका है या फिर न्यूट्रिनोस है? तो कौन है जो कि सेलों का निर्माण नहीं करता है? तो वो आप लोगों का न्यूट्रिनोस हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। सेलों के निर्माण में 24 खनिजों के चट्टान निर्माता खनिज की संज्ञा दी गई है। इनमें से भी मात्र 6 खनिज ही प्रधान है। इन खनिजों में फेल्ड्स्पार है, क्वार्ट्ज है यानी कि स्फटिक है, पायरोक्सिन है, एम्फीबोल्स है, अब्रक यानी कि माइका है और आपका ओलिवीन है। ये सभी क्या करते हैं? सेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कठोर चट्टान से निर्मित खड़े ढाल वाला उच्च सपाट भाग जो सामान्यतः शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है उसको कहते हैं क्या? अर्ग, क्वेस्टा, मेसा या फिर कगार? ये कहाँ पे पाया जाता है? शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है। ढाल इसकी उच्च होती है, सपाट भाग होता है, तो इसको कहा जाता है मेसा। मेसा बूटी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है? शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। कठोर चट्टान से निर्मित खड़े ढाल वाला उच्च सपाट भाग जो सामान्यतः शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है उसे कहा जाता है मेसा। मेसा एक स्पेनिश शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ टेबल या फिर मेज होता है। यह मेज के आकार की एक ऐसी आकृति होती है जिसका निर्माण लावा से पुरानी चट्टान के ऊपर होता है। इसके किनारे चारों तरफ से काफ़ी खड़े होते हैं और इस तरह की मेसा संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो, वायोमिंग, न्यू मैक्सिको के प्रांत क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेस्टा क्या होता है? क्वेस्टा को भी देख लीजिए।
कठोर एवं अवरोही शैल वाली लंबी एवं संकरी पर्वत श्रेणी जिसकी नती तथा ढाल झुका हुआ होता है। ये एक हॉगबैक की भांति होता है। ठीक है, हॉगबैक से इस बात में भिन्न है कि हॉगबैक की नती तथा ढाल जो होते हैं वो खड़े होते हैं। अवसादी सेल के नीचे लावा गुंबद की ओर स्थित होने पर जब कोमल अवसादी सेल अनाच्छादन द्वारा कट जाती है तब लावा गुंबद की कठोर एवं प्रतिरोधी सेल ऊपर निकल आती है, तो उसे कोइस्टा बोला जाता है। या हॉगबैक जैसी स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से ये स्थलाकृति यहाँ पे बनती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को कहा जाता है चर्म, परपटी, घेरा या फिर बाह्य परदीय स्तर। तो इसको क्या बोला जाता है? जो पृथ्वी के गिर्द चट्टान बाहरी परत होती है उसको अपन लोग क्रस्ट या फिर परपटी बोलते हैं। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इसकी अगर मोटाई देखी जाए तो मोटाई इसकी 30 मीटर होती है या फिर 30 किलोमीटर होती है। ठीक है, 30 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है और इसी को स्याल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको स्याल की संज्ञा दी गई है। ये भी आपके जो स्विस नामक विद्वान थे उन्होंने इसको स्याल की संज्ञा भी दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे ज्वालामुखी चट्टानों में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है सल्फर है, टिन या फिर अभ्रक है, खनिज तेल और मैग्नीज तथा टंगस्टन है। तो जो ज्वालामुखी चट्टानों में पाया जाने वाला कौन सा खनिज हो जाएगा? आपका जो खनिज होगा वो सल्फर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देख लीजिए यहाँ पे ये कहाँ कहाँ पे कौन सा पाया जाता है। सल्फर आपका ज्वालामुखी चट्टानों में पाया जाता है। टिन एवं अभ्रक धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। मैग्नीज और टंगस्टन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। किन चट्टानों में जीवावशेष या फिर जीवाश्म पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में, आवासीय चट्टानों में, कायांतरित चट्टानों में या फिर आपके पातालीय चट्टानों में। कौन से चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? ग्रेनाइट में तो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये किस में पाए जाते हैं? आपकी अवसादी चट्टानों में जीवावशेष या फिर जीवाश्म पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इसमें व्याख्या आप लोग देख सकेंगे। ठीक है, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के अपरदन के निक्षेपण के द्वारा होता है। इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है। आगे बढ़िए। पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक विस्तृत शैलें कौन सी हैं? अवसादी हैं, आग्नेय हैं या फिर कायांतरित या फिर आपकी ज्वालामुखी। तो पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा चट्टानें पाई जाती हैं वो आप लोगों के अवसादी हैं। अभी अपन लोगों ने पढ़ा था 75% भाग जो है वो कैसा है? अवसादी चट्टानों का पाया जाता है। ठीक है, देख लीजिए। इसकी भी व्याख्या वैसे कई बार देख चुके हैं अपन लोग। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक अवसादी शैलों का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण धरातल यानी भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी शैलों का विस्तार है, जबकि भूपृष्ठ की बनावट में उसका योगदान केवल 5% है। अवसादी चट्टानों को द्वितीयक चट्टानें भी कहा जाता है। अवसादी चट्टानों में सर्वाधिक अंश 80% क्ले चट्टान का होता है। किसका होता है? यहाँ पे क्ले चट्टान का होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है यहाँ पे? संगुटिका है, ग्रेफाइट है, मिट्टी पत्थर है या फिर असिताश्म बेसाल्ट स्लेट है। कौन सा होगा यहाँ पे आपका जिसमें प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में आता है? तो वो आप लोगों का अतिताश्म यानी कि बेसाल्ट हो जाएगा। ये किस में आता है? आपका प्राथमिक चट्टान में होता है। तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और आप लोगों को और भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। अभी मैं और देख रही हूँ कि इनसे भी ज़्यादा डीप व्याख्या हो सकेगी, उससे भी ज़्यादा करूँगी। देख रही हूँ अभी आपकी PDF बनाने की कोशिश चल रही है। ठीक है, तो ये आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।